नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका फिर एक बार सभी का इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एक नए उमंग, नई उत्साह, एक नए संचार के साथ नव भारत के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बेहतरीन क्लास मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म। आज 21वीं शताब्दी में हमारे समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है वैश्विक शांति को बनाए रखना, टू मेंटेन द ग्लोबल पीस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने में आज वर्तमान में सभी देशों के समक्ष, सभी समाजों के समक्ष, सभी धर्मों के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आतंकवाद। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि 1990 के दशक के अंदर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का भूमंडलीकरण हो गया, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का भूमंडलीकरण हुआ तो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ गई, और जब वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं जुड़ गई तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम अधिक समय तक अपने घरों की खिड़कियों को बंद करके नहीं बैठ सकते। इसलिए जब अर्थव्यवस्थाओं का भूमंडलीकरण हुआ तो संस्कृति का भी, कल्चर का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया। आप देखते हो आज की तारीख में कि हमारे समाज में कभी समलैंगिकता को लीगल नहीं ठहराया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूरोपियन देशों का, अमेरिकन देशों का हवाला देते हुए यहां के लोगों के द्वारा डिमांड की राइट्स को देखते हुए समलैंगिकता को कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया। मेरा कहने का मतलब है कि जब अर्थव्यवस्थाओं का भूमंडलीकरण हो गया तो संस्कृति का भी भूमंडलीकरण हो गया, और जब अर्थव्यवस्थाओं का भूमंडलीकरण हुआ तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमारियों का भी भूमंडलीकरण हो गया। आप देखते हो कोविड-19 किसी पर्टिकुलर देश की बीमारी नहीं दोस्तों, ये बेसिकली ग्लोबल डिजीज है, इसलिए मैं कह सकता हूं डिजीज का ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक इसी तरीके से आज आतंकवाद का भी भूमंडलीकरण हो चुका है, और आतंकवाद का जो भूमंडलीकरण हुआ तो उससे शब्द निकल के आया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म। उस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद आपके सब्जेक्ट का, आपके जीएस के पार्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विश्व के तमाम देश आज इस चुनौती से, इस समस्या से लड़ रहे हैं। आज दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट वार अगेंस्ट टेररिज्म पर खर्च हो रहा है, और ये किसी देश, ये दुनिया किसी एक कोने की बात नहीं है दोस्तों। मैं आप सबसे पहले आज बताऊंगा आपको कि दुनिया में कहां कहां पर आतंकवादी संगठन हैं और किस प्रकार से प्रसार कर रहे हैं। आतंकवाद की एक सामान्य परिभाषा क्या है उसको हम देखेंगे, साथ ही साथ आतंकवाद के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, टाइप्स ऑफ टेररिज्म कौन से हैं, आतंकवाद के प्रमुख प्रकार क्या है उसको भी हम देखेंगे। जैसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद क्या है, जाति राष्ट्रवादी आतंकवाद क्या है, धार्मिक आतंकवाद क्या है जिसको हम कहेंगे रिलीजियस टेररिज्म, वामपंथी आतंकवाद, लेफ्टिस्ट टेररिज्म, नार्को आतंकवाद, नार्को टेररिज्म, पर्यावरणीय आतंकवाद, एनवायरमेंटल टेररिज्म, साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म, आतंकवादी आतंकवाद तो हम कहेंगे आत्मघाती आतंकवाद, हम कहेंगे सुसाइड टेररिज्म, नस्लवादी राष्ट्रवादी आतंकवाद, एथनिक नेशनलिज्म टेररिज्म। तो ये विभिन्न टाइप्स को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, इनका क्या अर्थ है और किन किन देशों में किस प्रकार से इन्होंने समाज को, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को नुकसान इन्होंने पहुंचाया, उसकी व्यापक चर्चा हम यहां पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा, हम एक एक को देखेंगे कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद क्या होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है उसको हम देखेंगे, जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद क्या होता है, किस प्रकार एक जाति विशेष के लोग, एक भाषाई विशेष के लोग किस प्रकार अपने समूह के लिए लड़ते हैं, अपनी जाति के लिए लड़ते हैं और उस देश को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार धार्मिक आतंकवाद, रिलीजियस टेररिज्म, जब धर्म की आड़ में
कई लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें किसी राज्य के विरुद्ध भड़काया जाता है या धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ भड़काया जाता है, तो वो रूप आएगा आपका रिलीजियस टेररिज्म का। उसको भी हम देखने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट, वामपंथी आतंकवाद, लेफ्टिस्ट टेररिज्म। गरीबों की बात करके, मजदूरों की बात करके, किसानों की बात करके उनको हितों को भड़काया जाता है और समाज में संघर्ष को बढ़ावा दिया जाता है। मैं बात करूंगा नेपाल के माओवाद की, जो वामपंथी आतंकवाद का एक एग्जाम्पल। हालांकि अब आपको पता होगा नेपाल के वामपंथियों ने आतंकवाद के रास्ते को अर्थात हिंसा के रास्ते को छोड़ दिया है और राजनीति की मुख्य धारा में आ गए हैं। इसी को हम देखने का प्रयास करेंगे। नार्को टेररिज्म क्या है, नार्को आतंकवाद क्या होता है, उसको भी हम बहुत अच्छे से यहां पर करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से जो आपराधिक गतिविधियां नार्को से बड़ी हैं। एक होता है एनवायरमेंटल टेररिज्म, पर्यावरणीय आतंकवाद। किस प्रकार से आप देखो कि जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन से कुवैत को खाली कराने के लिए हमला किया, तो अमेरिका ने किस प्रकार, तो इराक ने किस प्रकार कुवैत के तेल के कुओं में आग लगा दी और उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा। दिस इज द टाइप ऑफ एनवायरमेंटल टेररिज्म, पर्यावरणीय आतंकवाद। इसी प्रकार से हम देखेंगे साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद को भी हम बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक बहुत अच्छी किताब साइबर टेररिज्म पे आई है डॉक्टर प्रभुर माथुर और कोमल जैन की। इसको भी आप देखना, ये बहुत अच्छी है। इसमें साइबर टेररिज्म को समझाया गया है। आत्मघाती आतंकवाद, सुसाइड टेररिज्म, दुनिया का सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, LTTE, ये सुसाइड बॉम्बर्स हैं। आपको पता है कि आप किसी को, दुनिया में सबसे बड़ा डर मरने का है, लेकिन सामने वाला मरने के लिए तैयार हो तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो आत्मघाती आतंकवाद को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ नस्लवादी राष्ट्रवादी आतंकवाद क्या है, एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म क्या है, ये दुनिया में एक बड़ा रूप ले रहा है और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, नस्लवादी राष्ट्रवादी आतंकवाद को। उसके बाद हम देखेंगे दुनिया के पर नाइजीरिया, उसको हम देखने का यहां पर प्रयास पूरा करेंगे। नेक्स्ट, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जिन्होंने किस प्रकार से हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा ने वो बॉम्बे अटैक को दिया था, और ये सब चीजें मैं आपको इसमें दिखाने का प्रयास करूंगा। LTTE, ये आप देख रहे हो, वी प्रभाकरन, जिन्होंने एक बड़े संगठन का निर्माण श्रीलंका में किया और श्रीलंका के उत्तरी द्वीप अर्थात जाफना क्षेत्र में किस प्रकार से तमिलों के हित के लिए नाम पर उन्होंने हिंसा की। हालांकि उनको एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी थी वी प्रभाकरन की, लेकिन 2009 में श्रीलंकाई सेना ने उनको मार गिराया और LTTE ने कम से कम 1 लाख लोगों का नुकसान किया। उसमें सबसे बड़ा नुकसान था, आपको पता है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पर जो आत्मघाती हमला किया गया था, उसमें राजीव गांधी मारे गए थे, पूरा शहीद हो गए थे हमारे देश के लिए। तो उस पॉइंट को भी बताऊंगा। साथ ही साथ आज दुनिया के सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में नाम आता है ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। दोस्तों, ये अरब क्षेत्र में बहुत खतरनाक रूप ले चुका है, इसको भी हम बताने का पूरा प्रयास यहां पर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अल-कायदा। अल-कायदा 2001 से लेकर 2010 के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में एक हो गया, जिसने अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था, जिसको हम कहते हैं 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया और पूरी दुनिया के अंदर एक प्रकार का डर और भय पैदा कर दिया। नेशनल लिबरेशन आर्मी कोलंबिया, ध्यान रखना, कोलंबिया में एक लंबे समय तक, मैं कह सकता हूं 5 दशकों तक वहां पर सिविल वार चला है कोलंबिया के अंदर, और उस सिविल वार में आपको पता है कि काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन सांतोस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2016 या 17 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि उन्होंने इसके साथ बातचीत करके यहां पर हिंसा को रोकने का पूरा प्रयास यहां पर किया है। ये आपको पता, आर्म फोर्सेस है फिलीपींस के अंदर, वहां पर ये सक्रिय है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कारण क्या है दोस्तों, इसका मैं एक ब्रीफ स्टडी यहां पर आपको करवाना चाहूंगा कि इसके कारण क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद अब
आगे बढ़ोगे तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के नियंत्रण के उपाय क्या है, किस प्रकार से इंटरनेशनल टेररिज्म को आप नियंत्रित कर सकते हो, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो बेसिकली पूरा टॉपिक जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट है इंटरनेशनल टेररिज्म पर। तो मैं आपको इसका पूरा बताने का प्रयास करूंगा और ये आपके आरएस का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के अंदर ये अहम रोल अदा कर सकता है, इसलिए मैंने कहा। साथ ही साथ दोस्तों पिछले 20 सालों में अगर सबसे अधिक बार ऐसे पूछा गया है तो वो ऐसे जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल टेररिज्म या टेररिज्म पर पूछा गया है, तो उसकी चर्चा हम यहां पर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक डेफिनेशन हमें आनी चाहिए कि आतंकवाद किसे कहते हैं। अगर हम एक सामान्य परिभाषा की बात करें दोस्तों कि आतंकवाद की एक सामान्य परिभाषा क्या है, एक जनरल डेफिनेशन क्या होगी आतंकवाद की, तो इसको मैं कहने का प्रयास करूं तो सामान्य परिभाषा क्या होगी दोस्तों, लोगों के मस्तिष्क में, लोगों को मतलब आम आदमी के मन में, दिल में, मस्तिष्क में डर, भय या आतंक पैदा करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली विचारधारा को आतंकवाद कहा जाता है। यहां पर ध्यान रखना विचारधारा, एक डिफरेंस यहां पर आएगा कि हिंसा और आतंकवाद में अंतर क्या है। ध्यान रखना दोनों ही वायलेंट है, दोनों में ही हथियारों का प्रयोग होता है, दोनों में ही जनता को डराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हिंसा होती है, लेकिन आतंकवाद में हिंसा के साथ कोई ना कोई विचारधारा जरूर होती है। इसलिए सामान्य परिभाषा क्या होगी, आप लोग ध्यान रखना, जब लोगों के मस्तिष्क में डर, भय या आतंक पैदा करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली विचारधारा को आतंकवाद कहा जाता है। और आज दुनिया सबसे अधिक पीड़ित जो है वो आतंकवाद से है, वो चाहे भारत हो, जैसे आप देखोगे हमारा देश भारत जो है वो बेसिकली कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है। उत्तर पूर्व राज्य जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भारत के हैं, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यहां पर भी कहीं ना कहीं आतंकवाद के कई रूप है, कई अलगाववादी संगठन है जो लगातार सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। इसी प्रकार आप देखोगे इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य बढ़ता हुआ टेररिज्म, आप देखोगे नाइजीरिया का बोको हराम, नेशनल लिबरेशन आर्मी देखोगे वहां पर कोलंबिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर आर्म के माध्यम से देखोगे, तो दुनिया का ऐसा कोई चप्पा नहीं है जहां पर टेररिज्म नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परिभाषा क्या दी है दोस्तों, इसको भी हम देखने का प्रयास करें कि यहां पर यूनाइटेड नेशन ने इसकी परिभाषा क्या दी है। तो उन्होंने कहा किसी राज्य के विरुद्ध किया गया कोई भी आपराधिक कृत्य जो आम लोगों या समूह में आतंकी या गम का वातावरण निर्मित करता है उसे आतंकवाद कहा जाता है। तो यह बेसिकली परिभाषा दी गई है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आतंकवाद के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे आप देखिए मैंने जो स्टडी की आतंकवाद की पिछले 2-3 दिनों के अंदर, उस 2-3 दिनों में मैंने बहुत प्रकार की बुक्स पढ़ी और उसके बाद में आपके सामने हाजिर हुआ। उसमें सबसे पहले आप देखोगे नंबर 1 राज्य प्रायोजित आतंकवाद। आप लोग ध्यान रखना, आज भारत अगर सबसे अधिक पीड़ित है तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से परेशान है। उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद क्या होता है। दूसरा जाति राष्ट्रवादी आतंकवाद। तीसरा धार्मिक आतंकवाद, रिलीजियस टेररिज्म। इसी प्रकार से वामपंथी आतंकवाद, नार्को टेररिज्म, पर्यावरणीय आतंकवाद, साइबर टेररिज्म, आत्मघाती आतंकवाद और नस्लवादी राष्ट्रवादी आतंकवाद। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लिखे आया हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए। अब सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं और देखते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद। राज्य प्रायोजित आतंकवाद क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमारा देश भारत है और भारत के पड़ोस में आप सपोज कीजिए, भारत के पड़ोस में यहां पर ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान अपने क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देके उन्हें भारत में हमलों के लिए प्रेरित करता है, फंडिंग करता है, उनकी इकोनॉमिक हेल्प करता है, उन्हें हथियार प्रोवाइड करता है, तो इसको हम कहेंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। जैसे आपको पता होगा कि कुछ अरब देश जो इजराइल को कहते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इजराइल जो कार्रवाई करता है। लेकिन हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पड़ोस में कि पाकिस्तान किस प्रकार से
हिजबुल मुजाहिदीन को, लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को पोषित करता है, न्यूट्रेट करता है, उनको जो चाहिए वो देता है और उसके माध्यम से फिर हमले करवाता है, तो ये कहलाएगा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, राज्य प्रायोजित आतंकवाद। आप कहोगे सर अगर इसका एग्जाम में आए तो हम इसकी डेफिनेशन सर वहां पर किस प्रकार से लेके आएंगे दोस्तों? तो यहां पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद जो है उसकी मैं डेफिनेशन आपको छोटी सी एक डेफिनेशन में आपको समझा देता हूं कि इसमें क्या आएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, राज्य प्रायोजित आतंकवाद में जब कोई एक देश, ध्यान रखना आपको किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लिखना है, उस एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जब कोई एक राष्ट्र, जब कोई एक राष्ट्र अपनी विदेश नीति एवं कूटनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्ट्स, कूटनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरे राष्ट्र में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में सहयोग एवं संरक्षण देता है, सहयोग एवं संरक्षण देता है, तो इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा जाता है। बहुत अच्छा है। जब कोई एक राष्ट्र अपनी विदेश नीति एवं कूटनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरे राष्ट्र में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में सहयोग और संरक्षण देता है, तो इस प्रकार के आतंकवाद को हम राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहते हैं। आपको भी सर कैसे? मान लीजिए पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर आए, कि किस प्रकार से देखिए कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, किस प्रकार से कश्मीर के खुद लोग आतंकवादी बन रहे हैं क्योंकि भारत वहां पर उनका उत्पीड़न कर रहा है। इस प्रकार का माहौल क्रिएट करके पाकिस्तान अपने क्षेत्र से लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को पोषित करता है, सहायता करता है और फिर वो भारत में हमले करते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कोई ऑब्जेक्ट उसके माध्यम से पूरा हो रहा होगा। जब कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट पर इस प्रकार के हमले कराता है तो इसे हम कहते हैं राज्य प्रायोजित आतंकवाद। और यहां पर आप लोग दोस्तों फिर ध्यान रखना कि राज्य प्रायोजित जो आतंकवाद है उसी से आपको पता है, उसी से फिर एक चीज निकल के आती है जिसको हम कहते हैं सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यहीं से निकल के आएगा दोस्तों सीमा पार आतंकवाद। कैसे? कि सीमा के उस पार से, मतलब दूसरी ओर से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस ओर से आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है। आज आपको पता होगा भारत सबसे अधिक पीड़ित है, भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे अधिक संबंधों को खराब करने वाला कोई बिंदु है तो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सीमा पार आतंकवाद है कि सीमा के उस पार से किस प्रकार भारत में आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। तो उसको आपको यहां पर स्पष्ट रूप से देखना होगा सीमा पार आतंकवाद को। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। पहला था राज्य प्रायोजित आतंकवाद। नंबर 2, दूसरा देखिए जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद। मतलब जब कोई जातीय समूह अपने जाति के लोगों को इकट्ठा करके, संगठित करके राष्ट्रवाद कहते हैं। ध्यान रखना, जब किसी क्षेत्र के लोग निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर जैसे हम कह दूं एक शब्द मुस्लिम राष्ट्रवादी, मान लीजिए शब्द ऐसा आ गया मुस्लिम, या यहां पर मैं धर्म शब्द का प्रयोग ना करूं ज्यादा सही रहेगा। जैसे मैं कह दूं कि यहां पर मैं लिख दिया तमिल राष्ट्रवाद। आप मुझे बताना कि इन दोनों शब्दों में कौन ज्यादा बेहतर है, तमिल राष्ट्रवाद ज्यादा बेहतर है या राष्ट्रवादी तमिल ज्यादा बेहतर है?
राष्ट्रवादी तमिल, ये दो शब्द आपके सामने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम तमिल राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक नकारात्मक अवधारणा है, ये एक नकारात्मक अवधारणा है। और राष्ट्रवादी, यहां देखो क्या, यहां पर समूह पहले है। जैसे तमिल बेसिकली आपको पता है एक भाषा भी है, तमिल एक संस्कृति भी है, तमिल अपने आप में एक पूरा कल्चर है, और कंप्लीट कल्चर विथ लैंग्वेज हो तो वो एक जाति बन जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना, तमिल राष्ट्रवाद, यहां पर तमिल पहले है और राष्ट्र बाद में है, तो ये नकारात्मक अवधारणा है। राष्ट्र पहले और तमिल बाद में, राष्ट्रवादी तमिल, तो ये बेसिकली सकारात्मक अवधारणा है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि किस प्रकार आपको पता है श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले जब तमिल लोगों पर व्यापक अत्याचार हुए और चीनी लोगों ने ऊपर हमले किए, तो उस पर किस प्रकार से तमिल लोगों ने अपने खुद का राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, अलग स्टेट की बात करके, और उन्होंने तब अपने जाति विशेष को संगठित किया और वहां पर उसको पोषित किया एक हिंसक संगठन ने, जिसको हम कहते हैं एलटीटीई, जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद। और हिंसा के माध्यम से वो अपना उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा इसकी परिभाषा क्या होगी, जब कोई जातीय समूह, परिभाषा क्या होगी, जब कोई जातीय समूह, जब कोई जातीय समूह अलग राष्ट्र बनाने की वकालत करता है, अलग राष्ट्र बनाने की वकालत करता है, वकालत करता है, या ध्यान रखना, अलग राष्ट्र बनाने की वकालत करता है या किसी अन्य जाति या समूह के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से हिंसा को अंजाम देता है। वापस ध्यान रखना, किसी अन्य जाति या समूह के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से हिंसा को अंजाम देता है। सब देखिए आप, अव्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित तरीके से हिंसा को अंजाम देता है, तो इस प्रकार की घटना को भी हम जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद कहते हैं। आपको सर एग्जाम्पल, जैसे आप देखोगे श्रीलंका के अंदर तमिल समुदाय ने, हालांकि पूरे तमिल शामिल नहीं है, लेकिन तमिल समुदाय ने किस प्रकार एलटीटीई के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया। इसी प्रकार आपको देखोगे भारत में किस समय पंजाब में एक मूवमेंट चला, जिसको हम कहते हैं खालिस्तानी आंदोलन, पंजाब के अंदर ये काफी फेमस हुआ था, लेकिन बाद में सरकार के द्वारा कुचल दिया गया था। खालिस्तानी आंदोलन द्वारा सिखों के द्वारा अलग देश की मांग की गई थी। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी कई आतंकवादी समूह अलग राष्ट्र की वकालत करते हैं। तो ये सब जो है, जब कोई जाति विशेष या कोई समूह विशेष इस प्रकार की बात करेगा तो उसको हम कहेंगे जातीय राष्ट्रवादी आतंकवाद। ये आप देख रहे हो एलटीटीई के वी प्रभाकरण हैं, जिन्होंने लगभग 3 दशक तक श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में एलटीटीई के माध्यम से एक राष्ट्रवादी मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था। लेकिन वो राष्ट्रवादी मूवमेंट राष्ट्र के हित में नहीं था, वो श्रीलंका को तोड़ने के संदर्भ में था, इसलिए श्रीलंका की सरकार ने उसका नाश किया। धार्मिक आतंकवाद, वापस परिभाषा वही होगी क्या, देखिए मैं इसको एकदम तोड़ देता हूं। जब कोई एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के खिलाफ, और यहां पर दोस्तों मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो पंजाब में खालिस्तान आंदोलन सिखों के द्वारा चलाया गया था, उसमें सब सिख समुदाय शामिल नहीं थे, सब नहीं थे दोस्तों। आपको पता होगा अगर सब शामिल होते तो शायद भारत आजाद भी नहीं होता। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ अपना त्याग और बलिदान करने वाले पंजाबी थे। वो चाहे भगत सिंह हो, यशपाल हो, बटुकेश्वर दत्त हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पंजाबियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
इसलिए कहीं आप ऐसा नेगेटिव थीम ना समझ लें कि सिख समुदाय में 100% नहीं, केवल 10% लोग इसमें शामिल थे। और एक अच्छा सिख जो है वो हमेशा भारत के प्रति समर्पित है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये पॉइंट भी यहां पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के खिलाफ, दूसरे धार्मिक समूह के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से, ध्यान रखना, बस याद हो गया आपको, जब कोई एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से हिंसक या आतंकी घटना को अंजाम देता है, हिंसक या आतंकी घटना को अंजाम देता है, तो इसे धार्मिक आतंकवाद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? धार्मिक आतंकवाद, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें दुनिया भर के लोगों ने माना था कि तालिबान ने एक प्रकार के धार्मिक आतंकवाद को बढ़ावा दिया। हालांकि अब इस पर क्वेश्चन मार्क उठेंगे क्योंकि तालिबान के साथ अमेरिका ने समझौता कर लिया है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जब कोई एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से हिंसक या आतंकी घटना को अंजाम देता है तो इसे धार्मिक आतंकवाद कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर गलतफहमी क्या है? गलतफहमी यह है, जैसे कई लोग ऐसे कह देते हैं इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद। कारण कि ऐसे कई सारे संगठन हैं जो आतंकवादी संगठन हैं और इस्लाम के साथ एसोसिएट हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। किसी ने कह दिया भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद बेसिकली एक शब्द आया है भारत के अंदर, भगवा आतंकवाद। और पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था और काफी आलोचना हुई थी। तो चाहे वो भगवा आतंकवाद कहे और चाहे इस्लामिक आतंकवाद कहे, एज ए टीचर, एज ए समाज के नागरिक होने के नाते हम इन दोनों की आलोचना करते हैं। कभी भी धर्म आतंकवाद नहीं हो सकता, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो। इस्लामिक आतंकवाद ये शब्द जो यूज में आ रहा है ये गलत है। इस्लाम आतंकवाद नहीं हो सकता, भगवा अर्थात हिंदू आतंकवाद नहीं हो सकता, बल्कि कुछ लोग अपने हितों को पूरा करने के लिए, और मैं कह सकता हूं अपने स्वार्थ हितों को पूरा करने के लिए, धर्म की आड़ में हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से हिंसक घटनाओं को अंजाम देता है, उसको हम धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन वहां धर्म आतंकवाद नहीं है, बल्कि धर्म का जो लिबरल उसके पॉइंट्स है धर्म के, उसका सहारा लिया गया है। वो समूह विशेष का ब्रेन वॉश करते हैं, उसमें आते हैं। आप देखिए दुनिया का कोई भी धर्म उठा लीजिए, इस्लाम उठा लीजिए, हिंदू धर्म उठा लीजिए, ईसाईयत उठा लीजिए, किसी धर्म के कोर में कोई हिंसा की बात नहीं है। हर धर्म नैतिकता की बात करता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ आतंकवादी संगठन क्या करते हैं कि धार्मिक आधार पर कुछ समूह विशेष का ब्रेन वॉश करके उसे दूसरे समूह के खिलाफ भड़काते हैं, और साथ ही साथ स्टेट के द्वारा ऐसे बहुत सारी कमियां छोड़ी हुई होती है कि उन आतंकवादियों को वहां पर पनपने का मौका मिल जाता है। तो ये सब के सब इसमें आएंगे। धार्मिक आतंकवाद, एक होगा वामपंथी आतंकवाद। वामपंथी आतंकवाद का मतलब होगा कि जब वामपंथी विचारधारा वाले कुछ समूह, सब नहीं ध्यान रखना, सब तो चाइना के अंदर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, रसिया में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, भारत के केरल में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, भारत के बंगाल में 28 सालों तक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट रही है, भारत में आप त्रिपुरा में देखोगे तो वहां माणिक सरकार की लंबे समय तक सरकार रही, वो भी लेफ्टिस्ट थी। लेफ्टिस्ट तो एक विचारधारा है दोस्तों। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जैसे वहां धार्मिक आतंकवाद में हर धर्म आतंकवाद नहीं है, बल्कि उसका सहारा लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, वामपंथी आतंकवाद क्या है? वामपंथी आतंकवाद क्या है? ध्यान रखना, जब वामपंथी चरमपंथियों के द्वारा, वामपंथी चरमपंथी कहते हैं जो काफी कट्टर होते हैं या उस विचारधारा को एकदम चरम पर लेके जाते हैं। वामपंथी चरमपंथियों के द्वारा
वामपंथी चरमपंथी द्वारा अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डर, अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यहां पर मैं डर या भय या आतंक पैदा करके, आतंक पैदा करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना बेसिकली वामपंथी आतंकवाद कहलाता है। आप देखोगे अभी नेपाल के अंदर माओवादी सत्ता में है, लेकिन आपको पता होगा जो नेपाली माओवाद था उसको नेपाली सरकार ने और यहां तक कि अमेरिकी सरकार ने भी इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया था। नेपाली माओवाद ने 2006 तक आपको पता होगा इसने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया और अपने इसने जो हिंसा दी वो वामपंथी विचारधारा के आधार पर की थी। इसलिए आप लोग देखिए वहां पर नेपाली माओवाद जो था वो बेसिकली एक प्रकार का वामपंथी आतंकवाद का एग्जाम्पल था। लेकिन 2006 में नेपाल में ऐतिहासिक समझौता हुआ और नेपाली माओवादी जिसमें सबसे बड़े लीडर थे पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, उन्होंने अब तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उस समय उन्होंने नेपाली माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और राजनीति की मुख्यधारा में आ गए। आज वो सत्ता के अंदर है नेपाली माओवाद। लेकिन नेपाली माओवाद 2006 तक जो वामपंथी विचारधारा पर आधारित था वो बेसिकली एक हिंसक संगठन था। उसका बेस आर्थिक विषमता है दोस्तों, कि वहां पर पैदा ही क्यों हुआ, तो उसका बेस जो है वो आर्थिक विषमता है। नेक्स्ट पॉइंट, नार्को आतंकवाद। ध्यान रखना आज की तारीख में दुनिया में एक बहुत बड़ा समूह जो है वो ड्रग्स से संचालित होता है, ड्रग्स लेता है। ड्रग्स जो है मार्केट की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। तो ध्यान रखना ये मादक पदार्थों की तस्करी। अब मादक पदार्थ में क्या आते हैं दोस्तों, जैसे हेरोइन है, अफीम है, गांजा है, थाईलैंड के केमिकल, कई ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स जिसमें नशा पैदा होता है। ये मादक पदार्थों की तस्करी के परिणाम स्वरूप विकसित आतंकवाद का एक स्वरूप है, आतंकवाद का एक स्वरूप है। ये पॉइंट आपको यहां पर अच्छे से ध्यान रखना है। मादक पदार्थ में क्या आएगा, जैसे अफीम, गांजा, भांग, चरस, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स भी आजकल आ गई है। आपको पता होगा आज की तारीख में भारत जो है वो बेसिकली ऐसा मानते हैं कि भारत ड्रग्स का एक बहुत बड़ा रास्ता है, ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है और ड्रग्स का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है। रीजन आप देखोगे इस साइड में जो 3 देश है जिसमें हम कहेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये बेसिक जो नेचुरल ड्रग्स है उसके बहुत बड़े सप्लायर माने जाते हैं। इस साइड से ड्रग यहां पे आता है और भारत में यहां पर सबसे ज्यादा पीड़ित जो राज्य है वो है पंजाब। और इसी प्रकार ये पूरा एरिया आपको पता है, यहां से आप जाओगे म्यांमार, यहां पर थाईलैंड, यहां पर लाओस, यहां पर वियतनाम, ये जो स्टेट्स है दोस्तों ध्यान रखना ये सब की सब स्टेट जो है सिंथेटिक ड्रग्स के लिए जानते हैं। यहां से सिंथेटिक ड्रग्स इस साइड में आती है और मणिपुर, मिजोरम यहां सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य हैं, मणिपुर और मिजोरम। और न केवल ये ड्रग्स लोग लेते हैं बल्कि ड्रग्स का भारत बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है और हुंडी का धंधा और ये सब जो है इसमें इससे संचालित होते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि जब मादक पदार्थों की तस्करी होती है तो उसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित व्यवस्थित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया जाता है। उस हिंसा से जो वाद पनपता है उस वाद को हम कहते हैं नार्को टेररिज्म, नार्को आतंकवाद के नाम जानते हैं। भारत में कम है, आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देखना हो दोस्तों तो आप जाइए फिलीपींस के अंदर।
फिलीपींस में आपको पता है कि वहां के राष्ट्रपति ने यहां तक आह्वान कर दिया है कि ड्रग जो सप्लायर्स है और ड्रग्स बेचने वाले हैं उनको देखते ही गोली मार दो। यहां तक की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नार्को टेररिज्म, पर्यावरणीय आतंकवाद क्या है? आपको पता है पर्यावरणीय, एक कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करते हैं, जो पेड़ पौधों को बचाते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण का एक बहुत अच्छा फ्रेंडली मूवमेंट चलाया था, जिनकी अभी डेथ हो गई है, चिपको आंदोलन। मतलब जहां भी कोई पेड़ काट रहा हो, आप चिपक जाइए पेड़ के साथ और उसको बचाने का पूरा प्रयास कीजिए। और उसमें नाम आएगा श्री सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी अभी डेथ हो गई। बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत बड़ा काम किया था। वो पर्यावरणीय एक बहुत बड़ा मूवमेंट था दोस्तों। ये पूरा मूवमेंट पॉजिटिव था और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी शायद 90 वर्ष की आयु के आसपास इनके निधन हो गया है। उत्तराखंड के थे बहुगुणा, जिन्होंने बहुत लंबी यात्रा की, गंगा को बचाने के लिए और भागीरथी को बचाने के लिए बड़ा प्रयास किया था। उत्तराखंड के जंगलों को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। ये पॉजिटिव है। मैं कहना चाहूंगा कि ये मूवमेंट जो है ये बेसिकली पॉजिटिव मूवमेंट है। लेकिन आप देखिए, एक ये भी हो सकता है कि वे तमाम घटनाएं जो किसी संगठन या राष्ट्र द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है, तो उसको हम कहेंगे पर्यावरणीय आतंकवाद। हालांकि उसमें उनके अपने हित छुपे होते हैं। वो पर्यावरणीय आतंकवाद का एक एग्जाम्पल होगा, वो होगा एनवायरमेंटल टेररिज्म। जैसे आप देखिए, जब खाड़ी युद्ध चला था 1990 के दशक में, खाड़ी युद्ध किसके बीच में हुआ था? अमेरिका में बहुत सारे देश शामिल थे। अमेरिका वर्सेस इराक के बीच में जब युद्ध हुआ था, क्योंकि इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो इराक ने क्या किया, कुवैत से पीछा हट, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि ये इराक था और इराक ने क्या किया, अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। और कुवैत भी आपको पता है एक तेल संपन्न देश है। तो जैसे से इराक पर हमला हुआ अमेरिका का कुवैत के अंदर, तो कुवैत से इराक पीछे हटता गया। लेकिन पीछे हटते समय उसने 1000 कुओं में आग लगा दी, जिनसे तेल और पेट्रोल निकलता था। 1000 कुओं में आग लगा दी। आप देखिए 1000 कुओं में आग लगाने से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ होगा। दिस इज द टाइप ऑफ एनवायरमेंटल टेररिज्म। 1000 कुओं में आग लगा दी, पूरा धुआं, पेड़ पौधे कितने नष्ट हो गए। तो ये आपका एग्जाम्पल जो होगा वो बेसिकली पर्यावरणीय आतंकवाद का एग्जाम्पल होगा। इसको हम कहेंगे एनवायरमेंटल टेररिज्म, पर्यावरणीय आतंकवाद का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद आज दुनिया के सामने बड़ा चैलेंज है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या है? साइबर आतंकवाद क्या है? ध्यान रखना, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से दहशत फैलाने वाले और नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं को साइबर टेररिज्म कहा जाता है। वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि आज सबसे बड़ा हथियार जो बन गया है, आज पॉजिटिव माने तो भी हमारा सबसे बड़ा साइबर है और नेगेटिव माने तो साइबर है। आप देखिए, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से दहशत फैलाना और नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं को साइबर टेररिज्म कहा जाता है। अभी आप देख रहे हो कुछ लोग जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का मिसयूज करके और किसी धर्म के खिलाफ दहशत फैला देते हैं, किसी धर्म के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं कि दूसरा धर्म आहत हो जाता है और वो किसी हिंसक घटना को अंजाम दे देता है। तो आज की तारीख में साइबर टेररिज्म से पूरी दुनिया परेशान है। और अभी आपको पता है लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेसबुक, व्हाट्सएप इनको कहा है कि आप हमारे कानूनों को स्वीकार कीजिए।
इसको लेकर आपको पता है वापस व्हाट्सएप सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, वो निजता के अधिकार को लेकर, राइट टू प्राइवेसी को लेकर। लेकिन आज साइबर टेररिज्म सरकारों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि किस प्रकार अमेरिका में बैठा व्यक्ति भारत के अंदर किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकता है। तो साइबर टेररिज्म भी एक बड़ी घटना है जिसके ऊपर ये सबसे पहले जेरेड पॉटरम नामक एक व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग किया था, आत्मघाती आतंकवाद। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए कि मान लीजिए हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, तब हम उसको डराने के लिए अधिकतम क्या कह सकते हैं? मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, तू बाहर आजा, मैं तुझे देख लूंगा। लेकिन हम कुल मिला के उसको किस बात से डराते हैं? मरने से। लेकिन सामने वाला जब खुद मरने के लिए तैयार हो, मतलब सामने वाला पहले खुद को मारेगा और खुद को मार के एक बड़ी जगह पर दहशत फैलाएगा, चाहे जैसे उसने अपने पेट के ऊपर पूरा बम बांध रखा है, तो उसने स्वीकार कर लिया कि मुझे मरना है। इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल बताऊंगा कि किस प्रकार 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने अमेरिका में 2 साल तक ट्रेनिंग लेके किस प्रकार से उन्होंने 4 बड़े प्लेन हाईजैक किए, जिसमें सबसे अधिक तेल भरा हुआ था। और वो किस प्रकार से आप देखोगे, तेल भर करके उन्होंने किस प्रकार से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंगों पर ठोक दिया। मतलब उनको खुद को मरना था। आप देखिए किस प्रकार एलटीटीई ने अपने कुछ वर्कर्स को तैयार किया और उन्होंने, जब वो राजीव गांधी को माला पहना रहे थे, एक लड़के ने पूरा बम विस्फोट का पूरा खाका बांध रखा है, पीछे से रिमोट स्टार्ट होता है, उड़ा दिया जाता है, वो खुद उड़ते हैं और सामने वाले को मार देते हैं। आत्मघाती आतंकवाद दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवाद माना जाता है, क्योंकि इसमें जैसे हम कहते हैं कि आतंकवादी घटना के बाद जिसने आतंकी घटना को अंजाम दिया उसको पकड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यहां तो आतंकवादी खुद मार करके आगे बढ़ता है। तो ये सबसे खतरनाक रूप है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं मानव बम। आत्मघाती आतंकवाद का रूप क्या है? मानव बमों के माध्यम से, मानव बमों के माध्यम से हत्या या आतंक का तांडव करना। और इसके लिए आपको पता है कि हमारे को बहुत बड़ी एक क्षति हुई जब हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का किस प्रकार से आत्मघाती दस्ते ने उनको उड़ा दिया था और वो शहीद हो गए थे। दुनिया में आप देखोगे तो आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने ऐसा किया है। एलटीटीई दुनिया में सबसे बड़ा मानव आत्मघाती आतंकवाद माना जाता है, क्योंकि आपको पता है एलटीटी जो भी स्वीकार करता है वो यहां पर अपने साइनाइड के कैप्सूल रखते हैं, जैसे पुलिस पकड़ती है साइनाइड कैप्सूल को खा जाते हैं। इससे खतरनाक क्या हो सकता है दोस्तों? तो वो बड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे नस्लवादी राष्ट्रवादी आतंकवाद, एथनिक नेशनलिस्ट टेररिज्म। जब किसी एक नस्ल के लोग दूसरे नस्ल के खिलाफ या किसी एक नस्ल के लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए, पृथक राष्ट्र के निर्माण के लिए आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इसे नस्लवादी राष्ट्रवादी आतंकवाद कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देखोगे तो भारत में आप नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार के एग्जाम्पल देख सकते हो, जिसमें जैसे अब तो काफी हद तक प्रयास हो गए हैं, लेकिन किस प्रकार से नगा समूह ने शुरुआत में हिंसा का सहारा लिया था। तो कई जगह पर जब, और आप देखोगे अफ्रीका महाद्वीप में कई देशों में आज भी काले गोरे का जो विवाद चल रहा है, जिसमें एक नस्ल दूसरी नस्ल के खिलाफ। यूरोप के अंदर आप देखोगे कि काले लोगों के साथ अब भी वहां पर वैसा ही बर्ताव होता है जिससे जानवरों के साथ बर्ताव होता है। तो वहां पर वे लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए कहीं ना कहीं एक पृथक राष्ट्र तक की बात करते हैं। इसको हम कहते हैं नस्लवादी राष्ट्रवादी आतंकवाद। पार्ट ऑफ एथनिक नेशनलिज्म टेररिज्म कहा जाता है। ये आपका होगा नस्लवादी राष्ट्रवादी आतंकवाद। उसके बाद आप देखिए, आपसे पूछे कि दुनिया के प्रमुख आतंकवादी संगठन कौन से हैं। यह भी लेटेस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। बोको हराम किस देश का आतंकवादी संगठन है दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये नाइजीरिया में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है। इसने हजारों निहत्थे
निर्दोष लोगों को अपना शिकार किया है। ये नाइजीरिया में सक्रिय, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसी प्रकार हिजबुल मुजाहिदीन जो भारत पाकिस्तान के बीच सक्रिय है, इसी ने किस प्रकार हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तैयबा, यहीं पे डाल देता हूं, लश्कर तैयबा ने किस प्रकार बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया दोस्तों। और उन्होंने जैसे बॉम्बे पे अटैक हो, भारतीय संसद पे हमला हो, ऐसे बहुत सारी उसमें वो लिप्त रहे थे। एलटीटी जिसने पूरे उत्तरी श्रीलंका में किस प्रकार से उन्होंने नाश किया, और भारतीय पीएम श्री राजीव गांधी जी को किस प्रकार से आत्मघाती दस्ते के माध्यम से उड़ाया गया था, यह भी हम सब लोगों को पता है। नेक्स्ट पॉइंट, आईएसआईएस आज दुनिया का सबसे खतरनाक टेरर बन चुका है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो इराक और सीरिया में आज तैनात है, और सीरिया में आपको पता आज चुनाव हो रहे हैं वहां पर लास्ट मई मंथ के अंदर, और वहां पर देखते हैं असद की सरकार आती है, किसकी सरकार आती है। लेकिन आईएसआईएस का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो सीरिया और इराक बन चुके हैं, और उन्होंने किस प्रकार से लोगों को मारा है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, सबसे बड़ी बात कि विभिन्न देशों के लोग जैसे मालदीव, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के कई युवा इससे प्रभावित हुए हैं, और वो आईएसआईएस में जाकर वहां पर शामिल हुए हैं। ये एक बड़ा चैलेंजिंग है कि हम कैसे पहचाने कि हमारे देश में आतंकवाद को रोका जाए। और उन्होंने ऐसी ऐसी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है कि आज सीरिया जैसा देश तबाह हो गया है, इराक के हालात अत्यंत खराब है, लेबनान के हालात खराब है। आज अरब प्रायद्वीप में सबसे बड़ा खतरा अगर कोई बना है तो वो आईएसआईएस है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसी प्रकार आप देखोगे अल कायदा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक, जिसकी सबसे बड़ी घटना मानी जाती है अल कायदा के द्वारा 11 सितंबर 2001 को किस प्रकार आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, किस प्रकार अल कायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 अलग अलग समूह में रह करके वहां ट्रेनिंग लेते हैं, किसी को पता नहीं उसके बाद किस प्रकार के 4 बड़े प्लेन को हाईजैक करके और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, पेंटागन पे हमला करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। हम इस प्रकार की घटनाओं की घृणित निंदा करते हैं दोस्तों। इस प्रकार की निंदा हमें करनी चाहिए, ये घृणित कार्य है जो समाज में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल लिबरेशन आर्मी कोलंबिया। ध्यान रखना दोस्तों, इस नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है वो कोलंबिया का एक विद्रोही संगठन है, जिसने 50 साल तक कोलंबिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। किस प्रकार वो आज भी मांग कर रहे हैं, आपको पता है कोलंबिया में शांति स्थापित करने में वहां के राष्ट्रपति जुआन मैनुएल सांतोस को अभी लेटेस्ट जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2016 के आसपास प्रदान किया गया, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक पॉइंट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये बेसिकली आप देख रहे हो आर्म फोर्सेस। ये आर्म फोर्सेस बेसिकली फिलीपींस में सक्रिय है। इसने भी ये बेसिकली एक प्रकार का जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था कि किस प्रकार मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ है, नार्को टेररिज्म का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कारण क्या है दोस्तों। ये 2 शब्द अलग अलग है दोस्तों। अगर मैं ये कह दूं आतंकवाद के कारण तब अलग होगा, भारतीय आतंकवाद के कारण तो अलग होगा, कश्मीर में आतंकवाद के कारण तो अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद के कारण तो अलग होगा, कश्मीर के अंदर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकवाद तो कारण अलग होगा। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद जो है उसे हम किसी एक फ्रेम में नहीं बांध सकते। उसके जो कारण हैं वो कारण व्यापक कारण है दोस्तों। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के लिए किसी एक विशिष्ट कारक को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। कोई एक कारण नहीं हो सकता कारक को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में आतंकवाद के कारण अलग अलग हैं।
लेकिन उन सब में एक आपस में समानता देकर के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कुछ रीजंस हम ढूंढ सकते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय टेररिज्म, मतलब आज क्या कारण है कि एलटीटी के पास में अपनी एक सेना थी, क्या कारण है कि अलकायदा अफगानिस्तान से उठ करके और अमेरिका जाकर के और हाईजैक करके हमला कर देता है। इसका मतलब आज जो इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, क्या कारण है कि कुछ आतंकवादी भारतीय संसद में घुस जाते हैं, क्या कारण है कि आतंकवादी पाकिस्तान से पहुंचकर भारत में मुंबई में हमला करते हैं। तो इसका मतलब हुआ आतंकवादी संगठनों को सीमा पार से राजनीतिक और नैतिक समर्थन मिलना। इसी को हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मतलब आज दुनिया में बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, उनके पनपने का कारण है नंबर 1 क्या होगा, आतंकवादी संगठनों को सीमा पार से, मतलब दूसरे देश से सीमा पार से राजनीतिक एवं नैतिक समर्थन मिलना। जब उनको नैतिक समर्थन मिलेगा, राजनीतिक समर्थन मिलेगा, तो ध्यान रखना उनके हौसले बुलंद होंगे और वो किसी और देश में जाकर इसको अंजाम दे सकते हैं। उसके मैंने बहुत सारे एग्जाम दिखाए। दूसरा आपको पता है सेकंड कारण क्या है, भारत 1990 के दशक से जाके अपनी पीड़ा बार बार यूनाइटेड नेशन में जाहिर की, अमेरिका से कहा कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आप उसके साथ मत जाइए। लेकिन अमेरिका ने कभी नहीं समझी, बल्कि उसने आतंकवाद के ऊपर इन वैश्विक शक्तियों ने अपनी मनमानी की। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ कब आया, जब 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका पर खुद पर आतंकवादी हमला हुआ, तब उससे भारत की पीड़ा नजर आई, तब उससे भारत की पीड़ा समझ में आई कि एक्चुअल में क्या पॉइंट है ये। तो यहां पर आप दूसरा पॉइंट लिखना, वैश्विक शक्तियों की मनमानी। दूसरा पॉइंट होगा वैश्विक शक्तियों की मनमानी। वैश्विक शक्तियों की मनमानी, या ऐसे कह सकता हूं वैश्विक शक्तियों की मनमानी नीतियां। जैसे अमेरिका को कश्मीर में आतंकवाद दिखाई देता है, वो कहता है कश्मीर में मानवाधिकार आंदोलन चल रहा है। अमेरिका को रसिया के चेचन्या में आतंकवाद दिखाई देता है, वो कहता है कि वहां पर ये मानवाधिकार आंदोलन है। तो जब इस प्रकार की मनमानी होगी तो आतंकवादी संगठनों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। तीसरा, राजनीतिक कुचक्रों का परिणाम। आज किसी देश में जो पॉलिटिकल एक कोई सत्ता में आया और उसने अपने विरोधियों को मारा, उन विरोधियों को मारा तो वहां से जो कुचक्र चला उससे एक पीड़ित लोगों ने अपना संगठन बना लिया, तो राजनीतिक कुचक्रों का परिणाम भी माना जाता है। आप देख सकते हो कि इजराइल फिलिस्तीन के अंदर किस प्रकार से हमास एक बड़े ग्रुप के रूप में उभर के आया है और राजनीतिक कुचक्रों का परिणाम है। साथ ही साथ दोस्तों, जिस प्रकार से आज वैश्विक स्तर पर धार्मिक और जातीय कट्टरता फैल रही है, ये धार्मिक और जातीय कट्टरता भी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। धार्मिक कट्टरता एवं जातीय कट्टरता, धार्मिक कट्टरता एवं जातीय कट्टरता, यह भी एक बड़ा कारण है। पांचवां, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमले। इस पॉइंट को आप नोट करना दोस्तों, बहुसंख्यक समुदायों के द्वारा, बहुसंख्यक समुदायों के द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों पर, अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमले भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आपको सर कैसे, जैसे मान लीजिए श्रीलंका में सीली समुदाय बहुसंख्यक था और तमिल समुदाय अल्पसंख्यक था, तो सीली समुदाय ने सबसे पहले शुरुआत की और वहां पर अल्पसंख्यक समुदायों पर जो हमले हुए उसके परिणाम स्वरूप एलटीटी जैसे आतंकवादी संगठन का जन्म हुआ। कई देश ऐसे हैं जहां पर मान लीजिए हिंदू बहुसंख्यक है और मुस्लिम अल्पसंख्यक है, वहां पर हिंदू बहुसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं और वहां से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो रहे हैं। आप देखोगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान
बांग्लादेश जैसे कुछ इलाकों में जहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले कर रहे हैं, वहां पर टेररिज्म पैदा हो रहा है। किस प्रकार से आप देखोगे इजराइल फिलिस्तीन में, वहां पर बहुसंख्यक यहूदी है और किस प्रकार अल्पसंख्यक फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। तो बहुसंख्यक समुदाय जो अल्पसंख्यक समुदायों पर जो हमले कर रहे हैं, उसने भी इस प्रकार को पैदा किया है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था में आपको पता है एक बड़ा कारण है कि देशों की जनसंख्या बढ़ रही है, और जब बढ़ती जनसंख्या है, उस बढ़ती जनसंख्या के अनुकूल जो है रोजगार मिल नहीं पा रहा है। रोजगार न मिलना, शिक्षा की कमी है दोस्तों। शिक्षा में नैतिक शिक्षा की कमी है, इंसानियत की कमी है, भ्रष्टाचार और जातिवाद अपने चरम पर है। भ्रष्टाचार, जातिवाद और आर्थिक विषमता ये अपने चरम पर है, और इन चीजों ने आपको पता है कि आतंकवाद को पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो ये सब दोस्तों आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक देश के अंदर, भारत में आतंकवाद के कारण अलग है दोस्तों। भारत के अंदर भी आपको पता है कि कश्मीर में आतंकवाद के कारण अलग है, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद के कारण अलग है, श्रीलंका में आतंकवाद के कारण अलग है, इजराइल में आतंकवाद के कारण अलग है। मतलब मैंने ये तो आपको विशिष्ट कारक बताए जो एक परिणाम हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो दुनिया के हर क्षेत्र में आतंकवाद के जो रीजन है वो अलग अलग है। ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा। अब एक पॉइंट आपके सामने आएगा कि सर हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के नियंत्रण के उपाय क्या करें। यह आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के नियंत्रण के उपाय क्या होंगे, तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, अतः इसके निदान के उपाय भी वैश्विक स्तर पर किए जाने चाहिए। अतः इसके निदान के उपाय भी वैश्विक स्तर पर होने चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले मैं वापस बोल रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। जब वैश्विक समस्या है तो उसके उपाय भी वैश्विक स्तर पर होने चाहिए। वापस रिपीट कर रहा हूं कि आतंकवाद जो है वो बेसिकली एक वैश्विक समस्या है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसके उपाय जो हैं वो भी वैश्विक होने चाहिए, राष्ट्रीय होंगे काम नहीं चलेगा, उसके उपाय भी वैश्विक स्तर के होने चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूं। और इस क्रम में जब वैश्विक स्तर पर जो रणनीति अपनाई जाएगी दोस्तों, उस रणनीति में हमें ध्यान रखना होगा कि हमें जो रणनीति अपनानी है वो बेसिकली त्रिस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। अगर हमें आतंकवाद को खत्म करना है तो हमें त्रिस्तरीय रणनीति को स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये त्रिस्तरीय रणनीति क्या होगी। त्रिस्तरीय रणनीति क्या होगी, तो मैं कहूंगा सबसे पहला प्रयास जो है वो होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहला प्रयास जो होगा वो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगा। पहला पॉइंट समझ आओगे। फिर उसके बाद दूसरा प्रयास जो होगा वो बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पे होगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होगा। और फिर तीसरा प्रयास जो होगा वो तीसरा प्रयास
कुछ ऐसे होंगे जो तीसरे को हम कुछ संयुक्त प्रयास में रखेंगे। उसको भी मैं आपको समझा दूंगा कि वो संयुक्त प्रयास कौन से होंगे। कुछ संयुक्त प्रयास होंगे जिसको आपको समझना होगा। अब इस क्रम में सबसे पहले आप देखोगे कि हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले क्या प्रयास करना चाहिए, उसको हम सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो, तो हमारी पहली सोच जो है ये होनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रहरी की भूमिका अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन निभाए? अमेरिका, चीन, भारत, इजराइल, कौन निभाए? तो एक ही उत्तर होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रहरी की भूमिका यूनाइटेड नेशन निभाए। पहला पॉइंट तो ये, यूएन निभाए, और जब निभाए तो वह आतंकवाद के खिलाफ जो भी हो, जितनी भी बाध्यकारी कार्रवाइयां हो, वो सब कार्रवाइयों का इंप्लीमेंटेशन करें। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास होगा, अगर वो प्रयास अमेरिका के नेतृत्व में होगा, तो अमेरिका चीन में हो रहे आतंकवाद को बढ़ावा देगा, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन है चीन। अगर चीन के नेतृत्व में होगा तो चाहेगा कि भारत में आतंकवाद बढ़ता रहे। इसलिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड हो, जिसको सब मान्य हो, और यूनाइटेड नेशन का चूंकि सबसे पहला ऑब्जेक्ट ही है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, तो उसके नेतृत्व में यह होना चाहिए। यह पॉइंट आपको यहां पर आना चाहिए। दूसरा, इसी में अंतरराष्ट्रीय स्तर में हम यह कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से रोकथाम के सकारात्मक प्रयास किए जाएं, रोकथाम के सकारात्मक प्रयास किए जाएं, सकारात्मक प्रयास किए जाएं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद एक बड़ी घटना है, और सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए कोई भी ऐसा देश जो आतंकवाद को संरक्षण देता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आप देखिए, अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ, और 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ, और अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अलकायदा के खिलाफ था, लेकिन अलकायदा मिलेगा कहां पर? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में संरक्षण दे रखा है तालिबान ने, तो अमेरिका ने तालिबान को खत्म कर दिया, उसकी सरकार को हटा दिया। इसलिए कहने का मतलब यह है कि जब पुख्ता पता हो कि यह देश इस आतंकवादी घटना में सम्मिलित है, तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से, यूनाइटेड नेशन के माध्यम से उस देश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा मैं कहूंगा कि वैश्विक स्तर पर जो आतंकवादी संगठन हैं, उन आतंकवादी संगठनों को एक साथ शॉर्टलिस्ट किया जाए कि कौन कौन से संगठन हैं जो आतंकवाद में शामिल हैं, फिर उनको सम्मिलित करके उन पर प्रतिबंध लगाया जाए।
पुख्ता कार्रवाई हो कि उनको किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं मिलना चाहिए, पुख्ता कार्रवाई को उनको किसी प्रकार की सैन्य मदद नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जल्दी ही आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। ऐसा हुआ भी दोस्तों, जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका ने न केवल अलकायदा पर हमला किया, न केवल अफगानिस्तान पर हमला किया, बल्कि दुनिया के आतंकवादी संगठनों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार की जिसमें एलटीटी भी शामिल था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एलटीटीई की जो कमर टूटी है उसमें बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है, क्योंकि अब दुनिया से मिलने वाला फंडिंग उसको बंद हो गया था। यह पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर प्रयास की बात करो तो प्रत्येक राष्ट्र, सबसे पहले तो यह हो कि प्रत्येक राष्ट्र हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, प्रत्येक राष्ट्र यह प्रतिज्ञा करे कि वह आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे पहले तो यह हो। साथ ही साथ किसी आतंकवादी संगठन को बढ़ावा न दे, किसी आतंकवादी संगठन को बढ़ावा न दे, यह पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर ही आम नागरिक को जागरूक किया जाए, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं हो सकती। आम नागरिक को जागरूक किया जाए, और जागरूक कैसे कि वो कट्टरपंथी ताकतों से बचे। अगर किसी जगह पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वो तुरंत सरकार को सूचना दे। ठीक है, और यह प्रयास आम नागरिक से सामाजिक प्रयासों में तब्दील होने चाहिए कि समाज आगे आए, समाज अपने बच्चों को कट्टरपंथी बनने से रोके, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम हमारे सामने होंगे। इसी प्रकार एक आप लिखोगे संयुक्त प्रयास क्या होने चाहिए। देखो, संयुक्त प्रयास में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आतंकवाद को रोक सकती हैं। उसमें नंबर 1 आप देखोगे, सबसे पहले तो हम पुलिस, खुफिया तंत्र को हाईटेक करें, मतलब उनको हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ें। नंबर 2, सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट और बंदरगाह जो है उनकी पुख्ता सुरक्षा हो, पुख्ता सुरक्षा हो। तीसरा, तटीय सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, तटीय सुरक्षा को मजबूत किया जाए। चौथा, मीडिया की सकारात्मक भूमिका हो, मतलब मीडिया खबर दिखाने में बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक इस प्रकार की चीजों का यूज ना करे। मीडिया जो गलत उसे गलत बताए, जो सही उसे सही बताए। मीडिया की सकारात्मक भूमिका सामने आए, सकारात्मक भूमिका है। पांचवा, सरकारें अपने नागरिकों के साथ भेदभाव ना करें। सरकारें अपने नागरिकों के साथ अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जातीय संख्यक आदि के आधार पर भेदभाव न करें, क्योंकि जहां पर भेदभाव होगा वहां पर तनाव पैदा होगा, वो तनाव आतंकवाद को जन्म देगा। साथ ही साथ प्रत्येक देश की सरकार अपने क्षेत्र के आतंकवाद को पहचाने,
आतंकवाद को पहचाने और उस आतंकवाद का कारण यदि राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में छुपा हुआ है, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में छुपा हुआ है, तो उसको दूर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ सरकारें जो हैं आर्थिक विषमता को दूर करें, आर्थिक विषमता को दूर करें, रोजगारों का पूरा प्रयास करें, डेवलपमेंट का नया मॉडल लेकर आए। मतलब विकास का कोई केवल बातों में नहीं होना चाहिए, विकास का नया मॉडल होना चाहिए। जब विकास होगा तो आप देखोगे पंजाब के हालात ही बदल गए। विकास का नया मॉडल आए। एक सबसे बड़ी कमी जो दिखाई दे रही है वो मैं कह सकता हूं राष्ट्र एवं केंद्र राज्यों के मध्य बेहतर सहयोग और समन्वय होना चाहिए ताकि वो चीजों को पहचान सके। बेहतर सहयोग एवं समन्वय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई समस्या है तो यहां पर कश्मीर की समस्या है, तो कश्मीर में जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, कश्मीर की जो समस्या है और केंद्र उसको पहचाने और केंद्र उसके समाधान के लिए बाकायदा पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल वहां पर लेकर जाए, उनको रोजगार दे, विकास के नए आयाम स्थापित करे, तो एक दशक के भीतर भीतर वहां से टेररिज्म खत्म हो जाएगा। आज आपको बताया कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पर सबसे ज्यादा अलगाववाद और आतंकवाद है। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद अलगाववाद का कारण है वो अपने आप को भारत की मुख्य संस्कृति से अलग समझते हैं। जो भारत की मुख्य संस्कृति से अलग समझेंगे तो जाहिर सी बात है एक प्रकार का कहीं ना कहीं भेदभाव महसूस कर रहे हैं, और जब भेदभाव महसूस करेंगे तो वहां पर टेररिज्म पैदा होगा। एक आपको बता दूं कि प्रत्येक देश अपने अवैध अप्रवासियों को पहचाने। जो अवैध अप्रवास की समस्या है, ये अवैध अप्रवास की समस्या भी किसी राष्ट्र के ताने बाने को खराब करने में अहम रोल अदा कर रही है। इसलिए अवैध अप्रवास की समस्या को राष्ट्रीय समस्या मान करके उसके निदान के लिए प्रयास होने चाहिए, अन्यथा वो घटनाएं जो है आतंकवाद को रूप दे सकती हैं। अब आप कहोगे सर फाइनली इसका निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष में आप क्या चीजें लिख के आओगे? निष्कर्ष आप ऐसे स्टार्ट करोगे जैसे सबसे पहले आपसे पूछे, दो शब्द आपके पास में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में बड़ा कौन है दोस्तों, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसे तैयार किया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर, और वहां पर आपका जो टॉपिक का नाम आया वो आ गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि 99% लोग चूंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को करके गए, इसलिए वो वहां पर उसकी स्टार्टिंग जो है वो बेसिकली यहां से कर देंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में बड़ा शब्द जो है वो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय शांति है। इसलिए आप जब भी आतंकवाद शब्द आए तब आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय शांति से। कैसे? कि आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ी समस्या
अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है, परंतु इस अंतर्राष्ट्रीय शांति में कई अवरोध है। उन अवरोधों में सबसे बड़ा अवरोध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। मतलब हमने सबसे बड़ा किसको माना? अंतर्राष्ट्रीय शांति को। और उस शांति में सबसे बड़ा बैरिकेशन आज की तारीख में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। अतः इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर संयुक्त प्रयास होने जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में, यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में दुनिया भर के तमाम देशों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की एक निश्चित परिभाषा को देते हुए यूएन के नेतृत्व में उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उसके कारणों का समाधान होगा, बाकायदा उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने राजनीतिक सामाजिक ढांचे को पहचाने, बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के हनन से रोकें। साथ ही साथ सरकारें अपने वोटों के लिए अल्पसंख्यकों में तुष्टीकरण को बढ़ावा न दें, क्योंकि तुष्टीकरण के प्रयास अनंत है, समाज में विषमता को पैदा करते हैं, समाज में आतंक को पैदा करते हैं। सरकारें इस प्रकार के घोषणा पत्र बनाएं जो वास्तव में वो दे सके। ऐसे घोषणा पत्र में ऐसे बिंदु न डालें जो केवल वोटों की लालच करते हो। एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने से बचें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका मिसयूज होने से सरकारें रोकने का पूरा प्रयास करें। उनके माध्यम से जातीय और धार्मिक हिंसाओं को रोकें। साथ ही साथ प्रत्येक राजनीतिक दल ये जिम्मेदारी लें कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से रोकेंगे। पत्रकारिता की भी अपनी सीमा है। कोई भी पत्रकार जिसको निजता का अधिकार है, जिसको पत्रकारिता का अधिकार है, जिसको प्रेस का राइट है, उसका अर्थ यह नहीं है कि वह दूसरे धर्मों को चोट पहुंचाए। दुनिया एक सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे से बनी हुई है। हर व्यक्ति की अपनी संस्कृति, हर समाज की अपनी संस्कृति है, उसको बाकी लोग पहचाने। तो अतः स्पष्ट है कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरा विश्व एकजुट होकर इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या को समूल से नहीं तो लगभग पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, हम सबको वचनबद्ध होकर के, राष्ट्र के नागरिक बन करके, जाति धर्म से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके इस विश्वव्यापी समस्या के खिलाफ मिलकर मुकाबला करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।